नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूएसएड पर अब बीजेपी ही फंस गई है। बीजेपी जिस यूएसएड के फंड को भारत में चुनाव को प्रभावित करने वाला डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस से जोड़ते हुए कांग्रेस पर हमला करती रही थी, अब उससे संबंध मोदी सरकार के ही निकल आए हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आया है कि यूएसएड ने वित्त वर्ष 2024 में भारत में $750 मिलियन यानी करीब 6,500 करोड़ रुपए का फंड दिया। ये फंड भारत में 7 परियोजनाओं के लिए भारत सरकार को ही दिया गया। इसमें से कोई भी फंड वोटर टर्नआउट के लिए नहीं था। तो क्या अब बीजेपी, पीएम मोदी और उनके लोगों का झूठ पकड़ा गया है? यूएसएड पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जिन 7 प्रोजेक्ट्स की फंडिंग दी गई है उसका वोटर्स टर्नआउट बढ़ाने से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ही प्रधानमंत्री और उनकी झूठ ब्रिगेड के झूठ को पूरी तरह से उजागर किया है, जिसमें उनके विदेश मंत्री भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है, यूएसएड वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से 7 परियोजनाओं को लागू कर रहा है, जिनका संयुक्त बजट लगभग $750 मिलियन है। इनमें से एक भी परियोजना का वोटर टर्नआउट से कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश के ट्वीट के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तुरंत पलटवार किया है। उन्होंने कहा, ये कांग्रेस और उसके तंत्र की विवादास्पद यूएसएड फंडिंग से ध्यान हटाने की हताशा है। उन्होंने बताया, जिन यूएसएड परियोजनाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो आधिकारिक सरकार से सरकार भागीदारी हैं, जिन्हें पारदर्शी तरीके से बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। केंद्र इन निधियों को विकास के लिए राज्य को देता है, जो सहकारी संघवाद के ढांचे के भीतर है। मालवीय ने यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय की 2023-24 की रिपोर्ट में उल्लिखित परियोजनाएं जिसे जयराम रमेश ने साझा किया है 2010-11 में शुरू की गई थी और 2014-15 की रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि की जा सकती है। दिल्ली के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सोमवार को आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से बीजेपी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटा दी है। आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि भाजपा ने अपना असली दलित विरोधी और सिख विरोधी चेहरा दिखा दिया है। दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी है। ये सही नहीं है। इससे बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहेब की फोटो तो मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। आतिशी के आरोप पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी। रेखा गुप्ता ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि अपने भ्रष्टाचार को बाबा साहेब और भगत सिंह के पीछे छुपाने का ये इनका प्रपंच है। पत्रकार इस कमरे में हैं, तो क्या सरकार के मुखिया और देश के राष्ट्रपति की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? दिल्ली के सीएम ने कहा कि भगत सिंह और बाबा साहेब देश के वो पुरोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे कार्यालय के एक और मामले को निशाना बनाया। यह भी भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। बता दें, फडणवीस इससे पहले भी शिंदे के कार्यकाल में शुरू हुए प्रोजेक्ट को रोक दिया था और जांच के आदेश दिए थे। बता दें, फडणवीस के पहले आदेश के खिलाफ शिंदे ने कड़ा बयान दिया था और कहा था कि मुझे हल्के में ना लें, मैंने सरकार गिरा दी थी। लेकिन इस बयान के दबाव के बिना अब एक और आदेश जारी कर दिया गया है। 17 फरवरी को जारी आदेश में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एमएसपी योजनाओं और फसल खरीद के लिए नोडल एजेंसियों के चयन में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। उन्होंने शिंदे के तमाम आदेशों को रद्द करते हुए इस संबंध में एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए पैनल गठित किया है। महाराष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार ये आदेश पिछली सरकार के दौरान लिए गए फैसलों पर सवाल उठाता है। उस समय शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार इस मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे थे। राज्य से अधिक एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए नाफेड को कई प्रस्ताव भेजे गए और बाद में उनमें से कई के खिलाफ पैसे की मांग के आरोप सामने आए। सत्तार ने इस संबंध में अभी टिप्पणी से इनकार कर दिया है। शशि थरूर अब कांग्रेस में नाराज हैं, जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं। इस सवाल के बीच में ही बीजेपी नेता अमित मालवीय ने थरूर के पक्ष में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की हिम्मत करने के बाद शशि थरूर को कांग्रेस में हाशिए पर तो जाना ही था। अगर उनकी हाई पब्लिक प्रोफाइल नहीं होती तो उनका आकार छोटा करना अधिक तेज और अधिक स्पष्ट होता।
मालवीय ने कहा कि आखिरकार कांग्रेस गांधी परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के अलावा और कुछ नहीं है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले की व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी लगातार जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि कुंभ में बदइंतजामी की वजह से जो बड़े बुजुर्ग लोग पुण्य नहीं कमा पाए, उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश बीजेपी की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बुजुर्ग महिला की मदद करते हुए पुलिस वालों की एक वीडियो पोस्ट किए है और लिखा है, उत्तर प्रदेश के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वाले का सेवा भाव सराहनीय और प्रशंसनीय है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार उससे प्रेरणा ले। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी आस्था और व्यवस्था में तालमेल नहीं बैठा पाई है और इसलिए ये सब हुआ है। ये कुंभ में साफ पानी तक नहीं दे पाए, साफ पानी केवल वीआईपी लोगों को मिला है। महाकुंभ में राज्य सरकार पर विपक्षी नेताओं के आरोप पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पाता हूं कि अखिलेश यादव को इतनी बेचैनी क्यों है, जो खुद एक सामंतवादी परिवार से जुड़े हुए हैं और वो इस तरह की बात बता रहे हैं जैसे बहुत पीड़ित हैं, वंचित हैं, दुखी हैं। न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री एंड्रू वेली ने अपने एक स्टाफ मेंबर की बाह पर हाथ रखने के बाद हुए विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने अपनी टीम के एक सदस्य की बाह के ऊपरी हिस्से पर अपना हाथ रख दिया था। बेली ने सोमवार को अपना इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि वो इस घटना के लिए बहुत दुखी हुए थे और कहा कि वो कोई दलील नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो जोश और ऊर्जा से भरी एक चर्चा थी। हालांकि मंत्री पद छोड़ने के बाद भी बेली संसद के सदस्य बने रहेंगे। बेली ने अपने बयान में कहा है कि पिछले हफ्ते मैं कामकाज को लेकर अपने स्टाफ के एक सदस्य के साथ उत्साहित चर्चा कर रहा था। मैं इस चर्चा को काफी आगे ले गया और अपना हाथ उनकी ऊपरी बाह पर रख दिया, जो कि अनुचित था। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लस्कर ने कहा है कि सरकार इस मामले से एक हफ्ते के अंदर जिस तरह से निपटी है वो काफी जल्दी और काफी अच्छा रहा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के छठे मैच में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रिपोर्ट लिखे जाने तक बांग्लादेश के 33 ओवर में 5 विकेट पर 143 रन थे। बुलेटिन आप तक पहुंचने तक स्कोर बदला हुआ मिलेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.